इसे मेरे बारे में कैसे पता चला? विहान उस लड़की की बात सुनकर चौंक गया था। ये जादुई पत्ते बहुत सटीक भविष्य बताते हैं। जानना चाहते हो तो मेरे पीछे आ जाओ, लड़की ने मुड़ते हुए कहा। विहान ने उन पत्तों को ध्यान से देखा। उन पर अलग अलग तरह के चित्र बने हुए थे। जादुई पत्ते, ये तो टैरो कार्ड्स की तरह लग रहे। विहान ने हैरान होकर खुद से कहा। उसे उन टैरो कार्ड्स और उनके इतिहास के बारे में काफी जानकारी थी। उसे एक प्राचीन किताब में पढ़ी हुई कहानी याद आ गई और उसकी आंखों के सामने जैसे उस कहानी का एक दृश्य उभर आया। 19वीं सदी का भव्य दरबार, जहां केरल के सम्राट रामकृष्ण देव सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने एक अंग्रेज व्यापारी शान से खड़ा था। सम्राट ने व्यापारी की ओर देखते हुए कहा, आपकी दी हुई अद्भुत स्टीम इंजन की तकनीक से हमारे जहाजों में काफी सुधार हुआ है। इससे हमारे साम्राज्य को एक नई दिशा मिली है। आप कृपया हमारी ओर से एक छोटा सा तोहफा स्वीकार करें। सम्राट के कहते ही एक सेवक कुछ पत्तों का सेट एक लाल थाली में लेकर आया, जिन्हें वे लोग तारक पत्ते कहते थे। एक वरदान के बाद खुद सम्राट ने ही उन पत्तों का आविष्कार किया था। जैसे ही व्यापारी ने पत्तों को हाथ में लिया, उनमें से एक रहस्यमयी चमक उभर आई। ये तो बहुत अनमोल भेंट है, योर मैजेस्टी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर अपनी टूटी फूटी हिंदी में झुकते हुए कहा जाता है कि उन पत्तों की मदद से व्यापारी का व्यापार भारतवर्ष में तेजी से फलने फूलने लगा। आम लोगों को लगता था कि ये पत्ते यूरोप से भारत आए हैं, लेकिन उनका असली इतिहास और ये रहस्य बहुत कम लोग जानते थे। यह किस्सा याद आते ही विहान को उन टैरो कार्ड्स को देखने में दिलचस्पी महसूस होने लगी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उसने सोचते हुए कहा, ठीक है, अगर आप दाम सही लगाएंगी तो ही मैं जानना पसंद करूंगा। वो लड़की तुरंत हंसते हुए बोली, सर, आप आज हमारे पहले कस्टमर हैं। आपके लिए बिल्कुल फ्री। फ्री में? हाँ, फ्री की चीजें ही बाद में बहुत महंगी पड़ती है। ये सोचते हुए विहान ने चुपचाप तय कर लिया कि वो कुछ भी फ्री में नहीं लेगा। अपने मन से थोड़े बहुत पैसे वो उसे जरूर दे देगा। उस लड़की को हाँ कहते हुए विहान उसके पीछे पीछे एक तंबू के अंदर चला गया। अंदर घना अंधेरा था। वहां उसे धीरे धीरे एक मेज दिखाई देने लगी जो उन टैरो कार्ड से भरी हुई थी। वो लड़की मेज के पास बैठी और एक मोमबत्ती जलाई। अब वहां का माहौल और भी रहस्यमयी हो गया था। विहान चुपचाप बैठा रहा। उसकी नजरें कार्ड्स पर टिकी थी, जहां जादूगर, सम्राट, हैंगमैन, राक्षस जैसे जाने पहचाने कार्ड्स थे। अचानक उस लड़की ने उन कार्ड्स को अपने हाथों में लिया और विहान की तरफ बढ़ाया। क्या इन पत्तों को शफल भी मुझे ही करना पड़ेगा? विहान ने चौंक कर हाथ से इशारा करते हुए पूछा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आपका भाग्य तो आपके ही अपने हाथों में होता है। मेरा काम सिर्फ उसे पढ़कर बताना है। फिर विहान ने सावधानी से कार्ड्स शफल किए और उन्हें मेज पर रख दिया। लड़की ने कार्ड्स उठाए और कुछ पलों के लिए ध्यान से देखा। फिर उसने पूछा, आप क्या जानना चाहेंगे? विहान ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, भूत, वर्तमान और भविष्य। ज्योतिष लड़की ने सिर हिलाया और कार्ड्स को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला कार्ड उसने बाईं ओर रखा। यह आपका भूत है। दूसरा कार्ड उसने बीच में रखा। ये आपका वर्तमान है। और तीसरा कार्ड दाईं ओर रखा। यह आपका भविष्य है। पहले कौन सा देखना चाहेंगे? लड़की ने विहान की आंखों में देखकर पूछा। वर्तमान, विहान ने कहा। लड़की ने कार्ड पलटा। उस पर रंग बिरंगे कपड़े पहने एक आजाद, बेफिक्र और मासूम से लड़के का चित्र था। उस कार्ड का नंबर था 0। द फूल। ज्योतिष लड़की ने हल्की आवाज में कहा और वो विहान को देखकर मुस्कुराई। द फूल, 0 नंबर का कार्ड, मतलब एक नई शुरुआत जिसमें हर तरह की संभावनाएं हो। विहान ने अपनी जानकारी के आधार पर उस कार्ड का मतलब समझने की कोशिश की। इस कार्ड को भले ही द फूल यानी मूर्ख नाम दिया गया हो, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। द फूल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भविष्य की परवाह किए बिना जीवन के अनुभवों को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार है। वो बिना किसी डर के अनजान दुनिया में कूदने का एहसास करता है। और तो और, ज्योतिष लड़की आगे कुछ और बोलने ही वाली थी, तभी तंबू का पर्दा अचानक उठा और तेज धूप अंदर आई। एक औरत गुस्से में जोर से चिल्लाई, तुम फिर से मेरी नकल कर रही हो।
ये भविष्यवाणी का काम मेरा है, तुम जाकर अपना काम करो। उन बंदरों को कौन ट्रेन करेगा, हैं? विहान ने देखा कि एक और औरत हूबहू उस लड़की की तरह दिखने वाले रंग बिरंगे कपड़ों में वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था। उस लड़की ने नाराजगी भरी आवाज में विहान से कहा, इनकी बातों पर ध्यान मत देना, बस मुझे ये काम सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं कर रही थी। लेकिन याद रखना, मेरी भविष्यवाणी सच भी हो सकती है। और ये कहते हुए वो लड़की गुस्से में जल्दी से तंबू से बाहर निकल गई। फिर असली ज्योतिष औरत ने विहान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपका असली भविष्य बताऊं? क्या उसके भी पैसे लगेंगे? विहान ने संजीदगी से पूछा। हाँ, औरत ने जवाब दिया। फिर रहने दीजिए, विहान ने हंसते हुए कहा और उस लड़की के लिए वहां 2 पैसे रखकर वो उस तंबू से बाहर निकल गया। वाह, क्या नसीब है मेरा, एक सर्कस की एनिमल ट्रेनर ने मेरा भविष्य पढ़ा। विहान ने मुस्कुराते हुए सोचा। बाहर निकलते ही विहान ने उस लड़की को वापस देखा। वो एक अनजान आदमी की तरफ देखती हुई डरावनी आवाज में वही शब्द दोहरा रही थी जो वो विहान से पहले कह चुकी थी। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे तुम बदलना चाहते हो, है ना? वह आदमी भी उस लड़की की बात सुनकर जैसे झटका खा गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। विहान को यह दृश्य इतना मजेदार लगा कि उसकी हंसी छूट गई। असली जादू तो यह है जो लोगों को बिना पता चले उन्हें ठग लेता है। विहान खुद को संभालते हुए हंसी दबाने की कोशिश करता हुआ बाजार की तरफ वापस मुड़ गया। कई चक्कर लगाने के बाद आखिर में विहान को उसकी विधि के लिए आवश्यक सभी सामग्री मिल ही गई। उसके पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए थे। बेचारे विपिंदा, उनके तो काफी सारे पैसे मैंने खर्च कर दिए। विहान ने नील के बड़े भाई के बारे में सोचते हुए कहा, लेकिन उसे इस बात की ज्यादा खुशी थी कि वो अब अपने घर और अपनी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो चुका था। घर पहुंचकर विहान ने सावधानी पूर्वक तैयारी शुरू की। उसने कुछ प्राचीन मंत्रों को याद किया और कागज पर लिख लिया। फिर विहान ने अपने कमरे में 4 पत्थर 4 खास जगहों पर रखे। उसके चारों ओर विधि का सामान भी रख दिया। फिर उसके बीच में खड़े होकर विहान ने उस भाग्यवर्धक साधना विधि को शुरू किया। कुछ मिनटों तक वो शांत रहा। फिर उसने एक कदम पीछे लिया और घड़ी की विपरीत दिशा में चलने लगा। पहला कदम उठाते हुए उसने धीरे से कहा, पृथ्वी के देवता का आशीर्वाद। दूसरा कदम उठाते हुए उसने सच्चे मन से कहा, स्वर्ग के देवता का आशीर्वाद। और फिर तीसरा और चौथा कदम उठाते हुए उसने कुछ मंत्र पढ़े। कुछ देर तक विहान ने अपनी आंखें बंद ही रखी और उस साधना के रिजल्ट का इंतजार करने लगा। उसे कुछ उम्मीद थी और कुछ घबराहट भी हो रही थी। काफी देर तक कुछ भी नहीं हुआ। विहान को बस अपने सामने अंधेरा दिख रहा था। और फिर वो सोचने लगा, मैंने विधि में सब कुछ सही किया था ना? कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? इसका कुछ फायदा होगा भी या नहीं? क्या मैं अपनी दुनिया में वापस लौट पाऊंगा? कहीं वापस कुछ गलत तो नहीं होगा? ऐसे कई सारे सवाल विहान के मन में घूम रहे थे और उन्हें शांत करना मुश्किल हो रहा था। अचानक उसने महसूस किया आसपास की हवा थम सी गई है। अब वहां का माहौल कुछ रहस्यमय हो गया था। कुछ देर बाद उसके कानों में किसी ने धीमी सी आवाज में कुछ कहा। वो पूरी तरह से उस बड़बड़ाहट को नहीं समझ पाया। फिर भी वो उस आवाज को सुनने और समझने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब उसके सिर में जोर से दर्द होने लगा। वो दर्द इतना ज्यादा था कि कोई मानो ड्रिल मशीन से उसके सिर में छेद करने की कोशिश कर रहा हो। विहान को लग रहा था कि उसका सिर फटने वाला है। वो समझ गया था कि कुछ गलत हो रहा है और उसने तुरंत अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उससे वो भी नहीं हो पा रहा था। उसका पूरा शरीर जैसे टूट रहा था। विहान अपने आप को ही दोष देते हुए बड़बड़ाने लगा, मौत का ये खतरनाक रास्ता मैंने खुद चुना था। अब इसका नतीजा भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा। विहान इस दर्द को अब और सह नहीं पा रहा था। जैसे ही उसे लगा कि उसका शरीर टूटकर वापस जुड़ रहा है, उसकी बड़बड़ाहट कम हो गई। चारों ओर सब कुछ शांत हो गया। अब उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। उसे कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। अब वो अपने कमरे में नहीं बल्कि कहीं और ही था। वहां दूर दूर तक कुछ सफेद धुंध सी छाई हुई थी। उसने डरते हुए सोचा, कहीं मैं मर तो नहीं गया? क्या ये स्वर्ग है या कोई भ्रम? वो एक अंतहीन धुएं में तैर रहा था। धुआं पानी की तरह बह रहा था।
और उसमें बहुत सारे लाल रंग के छोटे बड़े तारे भी थे। विहान ने उनमें से एक लाल तारे को छूने की कोशिश की। उसे लगा बाहर निकलने का शायद ये कोई रास्ता है, लेकिन जैसे ही विहान ने अपने दाहिने हाथ से उस तारे को छुआ, वो तारा लाल लपटों में जलते हुए भस्म हो गया। विहान को यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। विहान ने घबराकर अपना हाथ वापस खींच लिया, लेकिन गलती से उसने एक और लाल तारे को छू लिया था और फिर वो तारा भी एक शानदार रोशनी से फट पड़ा। इसके बाद विहान ने महसूस किया कि उसका मन एकदम खाली सा हो गया है। उधर दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सबसे बड़े महल में एक लड़की कुछ अजीबोगरीब प्रयोग कर रही थी। 17 साल की आराध्या रावत वहां के सबसे अमीर राजपूत की बेटी थी। अपने कमरे में बैठकर हाथ में पकड़े हुए एक प्राचीन आईने को वो कुछ आदेश दे रही थी। हे दिव्य आईने, रावत परिवार के नाम पर मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम जाग जाओ कांच के टुकड़े। कई बार आदेश देने के बावजूद उस आईने से कोई जादू नहीं हो पा रहा था। फिर उसने हार मानते हुए मुंह बनाया और कहा, इसका मतलब है पिताजी ने मुझसे झूठ कहा था कि आईना एक अलौकिक जादू से भरा हुआ है। वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे कि ये एक असाधारण चीज है जो उन्हें सम्राट टीपू सुल्तान के खजाने से मिली है। आराध्या चुपचाप मायूस होकर बैठ गई। उसी समय अचानक उस आईने से एक लाल रंग की रोशनी निकली और उस रोशनी ने आराध्या को पूरी तरह से अपने अंदर समा लिया। उसी समय बॉम्बे के पश्चिम दिशा के अरब सागर में एक जहाज तूफान के बीच से गुजर रहा था। रक्षित सैलानी नाम का एक 30 साल का समुद्री नाविक जहाज के डेक पर खड़ा था। तूफान के बावजूद उस हिलते हुए डेक पर उसने अपना संतुलन आसानी से बनाए रखा था। रक्षित के हाथ में एक अजीब आकार की छोटी कांच की बोतल थी। उस बोतल के अंदर बर्फ का फूल और कुछ धुआं था, जैसे वो कोई अलौकिक बोतल हो। भूतिया शार्क का खून अभी भी कम है। रक्षित उस बोतल को देखकर बड़बड़ाया। तभी उस कांच की बोतल और उसकी हथेली के बीच एक लाल विस्फोट हुआ और तुरंत उस रोशनी ने रक्षित को भी घेरते हुए अपने अंदर समा लिया। थोड़ी देर बाद एक धुंधली सी दुनिया में रक्षित ने अपनी आंखें खोली। ये मैं कहां पहुंच गया हूं? खुद से कहते हुए रक्षित ने अपने आसपास देखा, लेकिन उसे कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। इधर आराध्या भी उसी सफेद धुंध में कहीं खो गई थी। उसे उस अनजानी जगह पर डर महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद उन दोनों को वहां एक रहस्यमयी व्यक्ति की परछाई दिखाई दी। वो भी धुंध में ढका हुआ था, इसलिए उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो रहस्यमय व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विहान था। आखिर आराध्या और रक्षित का विहान के साथ क्या कनेक्शन था? क्या राज था उन लाल तारों का? विहान अब किस दुनिया में फंस गया था? धुंध में ढका हुआ वो रहस्यमय व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विहान था। विहान खुद हैरान था कि वो किस दुनिया में है और अचानक से सामने आए हुए ये दो अनजान लोग कौन है। मैं कहां हूं? कौन है आप? आराध्या ने डरते हुए पूछा। रक्षित भी आश्चर्यचकित था, लेकिन उस वक्त उसने कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ गौर से सब कुछ देख रहा था। वहां का माहौल एकदम घबराहट भरा और तनावपूर्ण हो गया था। इधर विहान भी उलझा हुआ ही था, लेकिन उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। उसने खुद से कहा, मैं क्या बताऊं, मैं खुद नहीं जानता मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। आगे क्या करना है ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। किसी अज्ञात कारण से आराध्या और रक्षित भी रहस्यमय तरीके से उस सफेद कोहरे से घिरी दुनिया में खिंचे चले आए थे। विहान का दिमाग चकराने लगा। फिर उसने सोचा, ये दो लोग हैं। जिन लाल तारों को मैंने छुआ था वो भी दो ही थे। क्या उन तारों का इन दो लोगों से कोई कनेक्शन है? क्या उन्हीं तारों की वजह से ये दोनों इस दुनिया में आए? अब उसे एक अपराधी जैसे महसूस होने लगा कि जाने अनजाने में उसने उन दो बेचारों को भी उस दुनिया में खींच लिया था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। विहान ने उन दोनों की तरफ देखा। वो दोनों अभी भी परेशान दिख रहे थे। उन्होंने तो कभी कल्पना भी नहीं की होगी उनके साथ कुछ ऐसा होगा, विहान ने सोचा। कुछ देर तक विहान ने चुप रहना ही ठीक समझा। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न इस सिचुएशन का फायदा उठाकर वो अपनी रहस्यमयी पहचान उन दोनों के सामने बनाए रखे।
इससे वो न केवल उन्हें प्रभावित कर सकता है बल्कि उनसे कीमती जानकारी भी हासिल कर सकता था। इन दोनों की मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर मैं अपने लिए कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये सोचते हुए कुछ मिनट्स की चुप्पी के बाद विहान मुस्कुराया। एक हल्की लेकिन भारी आवाज में उसने शांति से कहा, मैं कुछ नया प्रयोग करने की कोशिश कर रहा था। क्या इन्हें कुछ नया करना था? तो इनके चक्कर में मैं यहाँ आ गई हूँ। आराध्या ने सफेद कोहरे में ढके उस रहस्यमय आदमी को देखते हुए गुस्से से सोचा। अभी कुछ ही समय पहले वो अपने बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल के पास थी और पलक झपकते ही इस धुंधले कोहरे में आ पहुंची। हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। आराध्या ने एक लंबी सांस ली और एक झूठ मूठ की मुस्कान दिखाते हुए कहा, सर, अगर आपका प्रयोग खत्म हो गया हो तो क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? इधर रक्षित भी विहान से यही सवाल पूछना चाहता था, लेकिन आराध्या के सवाल पूछते ही वो विहान का जवाब सुनने के लिए बस चुपचाप खड़ा रहा। विहान ने आराध्या की ओर देखा। उस धुंधले कोहरे की वजह से वो आराध्या की रूपरेखा ही देख पा रहा था। वो भूरे बालों वाली एक लंबी लड़की थी। कपड़ों से वो एक बड़े खानदान की राजकुमारी की तरह दिख रही थी, लेकिन विहान को उसका चेहरा अभी भी ठीक से नहीं दिख पा रहा था। विहान ने आराध्या के सवाल का जवाब देने में जल्दी नहीं की, बल्कि मुड़कर वो रक्षित की ओर देखने लगा। उसने नीले रंग की जैकेट, ढीली पैंट और गले में काला रुमाल बांधा हुआ था। वो किसी नाविक की तरह लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा भी धुंधला सा ही दिख रहा था। विहान ने अचानक कुछ महसूस किया। उसे लगा कि इस धुंधली दुनिया का कोई न कोई रहस्य जरूर है। अगर एक बार उसे समझ आ जाए कि वो रहस्य क्या है, तो शायद वो कोहरे को पार कर उन दोनों को ठीक से देख सकेगा। इस वक्त ये दोनों यहाँ के मेहमान हैं और मैं यहाँ का मालिक। जैसे ही विहान ने अपनी सोच बदली, उसे एक अलग ही भावना का एहसास हुआ। वो पहले जैसे उलझन में नहीं, बल्कि शक्तिशाली और शांत महसूस कर रहा था। मन शांत होने के बाद विहान को कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी जो उसने पहले अनदेखी कर दी थी। दरअसल वे दोनों लाल तारों की एनर्जी से चमक रहे थे। विहान को एक बात समझ आ गई थी कि अगर इन दोनों का उन लाल तारों से कोई कनेक्शन है, तो फिर उस कनेक्शन के टूट जाने से वो दोनों आसानी से घर वापस जा सकते हैं। विहान समझ गया था कि उसे आगे क्या करना है। वो आराध्या की ओर देखकर बोला, बिल्कुल, अगर आपको जाना है तो आप इसी वक्त जा सकती हैं। आप यहाँ मेहमान हैं, कोई कैदी नहीं। आराध्या को विहान की आवाज में कोई भी बुरी भावना या फिर गलत इरादा महसूस नहीं हुआ। उसने एक राहत की सांस ली और वहां से फौरन वापस जाने के लिए कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई, बल्कि उसका दिल अब हल्का हो गया। उसने अपनी आंखें इधर उधर घुमाई और उस दुनिया को एक जिज्ञासु के रूप में जांचने लगी। कुछ पल उस दुनिया को देखने के बाद आराध्या फिर जोश में आकर बोली, दरअसल पहले मैं डर गई थी, लेकिन देखा जाए तो ये मेरे लिए एक शानदार अनुभव है। मैं तो हमेशा से ही चाहती थी कि मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार हो। मेरा मतलब है मुझे जादू और रहस्यों से बहुत लगाव है। नहीं, मेरा मतलब है मुझे ये पूछना था कि एक अनंतवीर बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। वो जितना बोलती जा रही थी उतनी ही ज्यादा जोश में आती जा रही थी और इस वजह से उसे शब्दों का सही रूप से इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि विहान की मिलनसार आवाज की वजह से आराध्या का सारा डर मानो खत्म सा हो गया था। अनंतवीर, ये क्या बोल रही है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं खुद इसका मतलब जानना चाहता हूँ। विहान ने मन ही मन में सोचा, लेकिन यह जाहिर नहीं किया कि वो इस बारे में नहीं जानता। थोड़ी देर बाद विहान को ख्याल आया, अगर मैंने उन्हें मेहमान कहा है तो उन्हें सम्मान से बिठाना जरूरी है। जैसे ही विहान के मन में विचार आया, अचानक से वहां पर जो सफेद धुंध फैली थी वो हिलने लगी। आराध्या और रक्षित को एक झटका लगा। तुरंत उनके चारों ओर कई ऊंचे पत्थर के खंभे खड़े हो गए। उसके ऊपर एक विशाल गुंबद बन गया। गुंबद के नीचे एक लंबी सी टेबल और कुर्सियां बन गई। वो पूरी संरचना उस धुंध की दुनिया में जादुई रूप से प्रकट हो गई। वो इतनी शानदार और भव्य लग रही थी जैसे मानो किसी शहंशाह का महल हो। विहान ये देखकर चौंक गया था कि उसके सिर्फ सोचने भर से ही इतना कुछ हो गया। इंटरेस्टिंग। विहान ने अपने दाहिने हाथ से उस मेज के किनारे को सहलाते हुए कहा, जबकि उसका चेहरा अभी भी शांत था। आराध्या और रक्षित भी वो नजारा देखकर चौंक गए थे। फिर वो दोनों आमने सामने वाली कुर्सियों पर बैठ गए और विहान बीच वाली सम्मान की कुर्सी पर बैठ गया। ये तो वाकई अद्भुत था, आराध्या बुदबुदाई। रक्षित ने आसपास का निरीक्षण किया
और कुछ सेकंड्स की चुप्पी के बाद उसने विहान की ओर देखते हुए पूछा, क्या आप भारतवर्ष से हैं? विहान ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। रक्षित ने कहा, मैं समझ गया, आप क्या चाहते हैं। देखिए सर, अगर आप अनंतवीर बनना चाहते हैं तो आपको किसी प्रतिष्ठान में जरूर शामिल होना चाहिए, जैसे कोलकाता और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक बहुत ही शक्तिशाली कालिका देवी का प्रतिष्ठान है, या फिर आप तूफान के भगवान की आराधना भी कर सकते हैं। कई तरीके हैं, बस आपको जो सही लगे उसे चुनना है। एक आम इंसान एक अनंतवीर से कभी नहीं मिल सकता। हालांकि अनंतवीर अभी भी न्यायालयों और कई खुफिया एजेंसियों में मौजूद हैं। वे अभी भी अंधेरे में पनपते खतरों के खिलाफ लड़ रहे हैं, बस अब उनकी संख्या काफी कम है। विहान सब ध्यान से सुन रहा था। उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया कि मानो वो सब कुछ जानता हो। तभी आराध्या ने तुरंत रक्षित की ओर देखते हुए कहा, सुनिए, आपने अभी जो कुछ भी कहा वो सब तो मुझे पता है। मुझे उससे भी ज्यादा चीजों की जानकारी है, जैसे निशाचर, सजा देने वाले दंडदाता और यंत्र मानव के बारे में। लेकिन सवाल यह है कि कोई इस फंदे में क्यों पड़ना चाहेगा? मैं तो अपनी आजादी कभी नहीं खोना चाहती। रक्षित ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, बिना किसी त्याग के अनंतवीर बनना तो मुश्किल है। अगर आप कालिका प्रतिष्ठान जैसे संगठनों में शामिल नहीं हो सकते तो आप राज परिवारों की शरण में जा सकते हैं, नहीं तो आपके किसी गैर कानूनी या शैतानी संगठनों के साथ भी जुड़ने की नौबत आ सकती है। आराध्या घबराहट में इधर उधर देखने लगी और फिर उसने कहा, क्या इसके अलावा अनंतवीर बनने का कोई और तरीका नहीं है? रक्षित चुप हो गया। करीब आधे मिनट बाद उसने विहान की ओर देखा, जो अब भी एक रहस्यमयी व्यक्ति बना हुआ था और खामोशी से उन दोनों को देख रहा था। फिर रक्षित ने कुछ सोचते हुए आराध्या की ओर देखा और धीरे से कहा, मेरे पास 2 प्रकार की जादुई औषधि बनाने का फार्मूला है। वो दोनों भी 9वें अनंत पथ की दवाइयां हैं। जादुई औषधि, 9वां अनंत पथ? अब ये सब क्या मामला है? विहान ने खुद से कहा। क्या सच में? कौन सी विधियां आपके पास? आराध्या ने जोश में आकर पूछा। रक्षित ने थोड़ा पीछे झुकते हुए कहा, जैसा कि तुम जानती हो, इंसान केवल इन जादुई दवाइयों के सहारे ही असली अनंतवीर बन सकते हैं, और उन दवाइयों का जिक्र गुप्त पुराणों में मिलता है। रक्षित ने आगे बताया, मेरे पास जो 9वें पद की जादुई दवाई है उसका नाम है नाविक। उस दवाई की मदद से आप कहीं पर भी अच्छा संतुलन बनाए रख सकते हैं। अगर आप तूफानी बारिश में एक नाव पर हैं, फिर भी आप ऐसे चल सकते हैं जैसे सपाट जमीन पर चल रहे हो। इसके अलावा आपकी चमड़ी मछली जैसी हो जाएगी। फिर आप मछली की तरह पानी में तैर सकेंगे और बिना किसी उपकरण के 10 मिनट तक पानी के अंदर भी रह पाएंगे। वाह, ये सुनने में कितना दिलचस्प लग रहा है, आराध्या ने सोचा। रक्षित ने बिना रुके आगे बताया, दूसरी जादुई दवाई का नाम है दर्शक। यह जादुई दवाई किसी को भी एक तेज दिमाग वाला इंसान बना देती है और आपकी निरीक्षण करने की क्षमता को 100 गुना बढ़ा देती है। आराध्या ने पूछा, जैसे कि एक नाटक देखने वाले दर्शक की तरह? रक्षित ने जवाब दिया, हाँ, सही कहा, एक दर्शक की तरह। आप इस दुनिया के लोगों को, यानी कि अभिनेताओं को देख पाएंगे। उनके असली विचार, उनकी भावनाएं और उनकी चाहतें, सब कुछ आप समझ पाएंगे। रक्षित ने फिर जोर देते हुए एक बात कही, लेकिन एक बात है, आप चाहे कहीं भी हो, दर्शक हमेशा केवल दर्शक ही रह सकता है और कुछ भी नहीं। आराध्या की आंखें चमक उठी और उसने लंबी चुप्पी के बाद कहा, वाह, मुझे लगता है कि ये दर्शक नाम की दवाई काफी रोचक है। क्या मुझे इसका फार्मूला मिल सकता है? इसके बदले में आप जो भी चाहे मैं देने को तैयार हूं। रक्षित पहले से ही तैयार दिख रहा था। उसने गहरी आवाज में कहा, मैं फार्मूला बता दूंगा, लेकिन उसके बदले क्या तुम मुझे भूतिया शार्क का खून दे पाओगी? कम से कम 100 मिलीलीटर। आराध्या ने उत्साहित होकर सिर हिलाया, लेकिन फिर चिंता से पूछा, ठीक है, अगर मैं भूतिया शार्क का खून कहीं से हासिल कर भी लूं तो मैं आपको कैसे दूंगी? और मुझे कैसे यकीन होगा कि आप उस खून के बदले में दर्शक दवाई बनाने का सही फार्मूला देंगे? रक्षित ने शांत भाव से कहा, मैं तुम्हें एक पता दूंगा, तुम मुझे वहां ये भेज देना, और जैसे ही मुझे भूतिया शार्क का खून मिल जाएगा मैं तुम्हें वो फार्मूला लिखकर भेज दूंगा, या फिर सीधे मिलकर बता दूंगा। और जहां तक वादे की बात है, मुझे लगता है कि इन रहस्यमय सर के सामने हम दोनों ही निश्चिंत हो सकते हैं। ये कहते हुए उसने अपनी नजर विहान की ओर घुमाई, जो सम्मानित सीट पर बैठे हुए उनकी बातें शांति से सुन रहा था। सर, आपने हमें यहाँ बुलाया, इससे ये साबित होता है कि आपके पास ऐसी ताकत है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम में से कोई भी आपकी गवाही में किया गया वादा तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा।
रक्षित ने आगे बताया। बिल्कुल सही। आराध्या ने उत्साह से सहमति जताई। उसे भी वो रहस्यमयी सज्जन एक नेक और सच्चा इंसान लग रहा था। उसने कहा, सर, क्या आप हमारे इस सौदे के गवाह बनेंगे? उसी पल आराध्या को एहसास हुआ कि वो एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना ही भूल गई। उसने जल्दी से पूछा, सर, हम आपको किस नाम से पुकारें? रक्षित ने हल्के से सिर हिलाया और उसी गंभीरता से वही सवाल दोहराया। हाँ सर, हमने तो आपका नाम भी नहीं पूछा। बताइए, आपका नाम क्या है? विहान चौंक गया। उसने धीरे से मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाई और उसके मन में टैरो कार्ड्स की भविष्यवाणी की बातें अचानक से चमक उठी। उसने आराम से पीछे की ओर झुककर अपनी 10 उंगलियों को जोड़ा, एक हल्की मुस्कान दी। आप मुझे पुकार सकते हैं। ये कहते हुए वो एक पल के लिए रुका और फिर शांत भाव से कहा, द फूल। आखिर क्या था अनंत वीरों का और उस जादुई दुनिया का राज? क्या विहान उन रहस्यमयी दवाइयों के बारे में कुछ और जान पाएगा? और क्या वो अपनी दुनिया में वापस लौट पाएगा? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला भाग